नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासन के दौरान लाए गए कानूनों तथा अधिनियमों में अंतर्निहित है। इन्हें हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहले भाग में हम 1857 के पहले के जो कंपनी के शासन के दौरान जो कानून ले आए गए उनकी चर्चा करेंगे, और साथ ही उसके बाद 1857 के बाद जब ब्रिटिश क्राउन का शासन आता है तब ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कानून भारत के शासन के लिए भेजे गए उन अधिनियमों की चर्चा करेंगे। ये अधिनियम और कानून भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो अधिनियम या फिर कंपनी के शासन के दौरान जो कानून भेजे गए उनसे बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों को भारतीय संविधान में अंतर्निहित किया गया है। तो भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि आधुनिक अगर कानूनों के लिहाज से देखा जाए तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान लाए गए कानूनों से ही निर्मित हुए हैं। अब हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि की चर्चा कर लेंगे कि भारत में कब से ब्रिटिश शासन कैसे स्थापित हुआ। इसको आप जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन ने वहाँ की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों के व्यापार करने के अधिकार के साथ भेजा था। उसके पश्चात हम इतिहास में अध्ययन करेंगे, लेकिन इस कंपनी के शासन के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो था 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी ने तीन बड़ी शक्तियों को पराजित किया, जिसमें दिल्ली का मुगल बादशाह, बंगाल का नवाब और अवध के नवाब, तीनों की संयुक्त सेना को बक्सर में अंग्रेजों ने पराजित किया। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि जो थी, दो संधियां इलाहाबाद की हुई। पहली संधि मुगल बादशाह शाह आलम के साथ की गई तथा दूसरी संधि जो थी वो बंगाल के नवाब के साथ की गई। तो इन दोनों संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार प्राप्त हुए। दीवानी का अर्थ होता है राजस्व संग्रह के, जो टैक्स वसूले जाते हैं उनके राजस्व संग्रह के अधिकार प्राप्त हुए। और दूसरा काम क्या हुआ कि बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया क्लाइव के द्वारा। तत्कालीन जो इलाहाबाद की संधि के दौरान जो ब्रिटिश गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया था दोबारा, तो उसमें बंगाल में उसने द्वैध शासन लगाया। द्वैध शासन का अर्थ ये था कि बंगाल में अब दो सत्ता होगी और दो लोगों का अधिकार होगा, एक तो बंगाल का नवाब और दूसरा कंपनी। बंगाल के नवाब को विषय बांट दिए गए, उनके क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए। तो द्वैध शासन के अंतर्गत कंपनी ने बड़ी ही चालाकी से विदेश नीति, राजस्व व्यवस्था या उसको वित्त व्यवस्था कह सकते हैं, और सैन्य व्यवस्था, ये तीनों अपने पास रखा। और उसके बाद बंगाल के नवाब को आंतरिक सुरक्षा, फौजदारी न्याय और इसके साथ साथ जो कल्याणकारी कार्य थे जैसे सड़क, पुल या कृषि के ऊपर जो कार्य थे, ये सारे कार्य कंपनी ने बंगाल के नवाब को दे दिए। तो अब इसीलिए इसको द्वैध शासन कहा गया, क्योंकि कंपनी और बंगाल के नवाब दो सत्ता अब बंगाल में कार्य करने लगी थी। तो अब कंपनी के पास अधिकार थे, राजस्व को संग्रहित करने के अधिकार थे, साथ ही साथ सैनिक अधिकार थे। तो अब कंपनी के पास जब अधिकार आ गए तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंपनी को व्यवस्थित करने के लिए कुछ कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए, जिससे कंपनी के कार्यों को निगमित किया जा सके, नियमित किया जा सके और रेगुलराइज्ड किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहला कानून 1773 में बनाकर भेजा गया, जिसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे और ब्रिटिश संसद ने कंपनी में जैसे एक चीज ये आप समझ सकते हैं कि द्वैध शासन के दौरान जब कंपनी के हाथ में अधिकार आए तो बंगाल में व्यापक भ्रष्टाचार और लूट कंपनी ने मचाया। कंपनी के जो अधिकारी थे बिना लाइसेंस के
बिना कंपनी को सूचना दिए ही अपना व्यापार करने लगे। भारी मात्रा में बंगाल के नवाब से, बंगाल के व्यापारियों से भारी मात्रा में उपहार स्वरूप पैसे लिए जाने लगे। भ्रष्टाचार अपने चरम पे था, जिसकी वजह से लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए पहला एक्ट यही लिया है, जिसको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अब इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि बंगाल में कंपनी के कार्यों को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए और उसमें उपस्थित भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, राजस्व को किस तरीके से नियमित उसके संकलन पर जोर दिया जाए, एक कैसे प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाए जिससे बंगाल में शासन चलाया जा सके। तो इसीलिए 1773 में ले आया गया। द्वैध शासन को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसका पहला प्रावधान ये था कि अब बंगाल का गवर्नर अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी तक अंग्रेजी क्षेत्र में बंगाल ही प्रमुख रूप से शामिल था। इसके अतिरिक्त उनकी 2 प्रेसिडेंसीज और थीं, एक मद्रास और दूसरा बम्बई। तो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को भी अब बंगाल के गवर्नर के अधीन लाया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि बंगाल का गवर्नर अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था या अंग्रेजी क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, जिसके अधीन मद्रास और बंबई रहते हैं। तो अंग्रेजी क्षेत्र का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स होता है। तो पहला प्रावधान ये था। उसके बाद कहा गया कि गवर्नर की एक परिषद होगी, उस परिषद की सहायता से गवर्नर पूरे बंगाल का और अंग्रेजी क्षेत्र का शासन देखेगा। तो उस परिषद के 4 सदस्य निर्धारित किए गए। तो पहली जो गवर्नर की पहली वॉरेन हेस्टिंग्स की जो पहली परिषद बनी, उसके 4 सदस्यों में एक क्लेवरिंग, दूसरे माल्सन, तीसरे फिलिप फ्रांसिस और चौथे बोरवेल थे। तो ये जो पहली परिषद बनी उसके 4 सदस्य, जिसके बारे में चर्चा हुई, क्लेवरिंग, माल्सन, फिलिप फ्रांसिस और बोरवेल, ये 4 उनके सदस्य और एक गवर्नर जनरल। अब कहा गया कि ये परिषद सपरिषद गवर्नर जनरल बंगाल के लिए, उसके राजस्व के लिए और बंगाल के लिए नियम कानून बनाएगा और बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा बंगाल के लिए। तो मतलब अब 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल मिलके बंगाल और अंग्रेजी क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। इसके बाद इस एक्ट का दूसरा प्रावधान जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के लिए कहा गया कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित की जाएगी जो राजस्व और से संबंधित और फौजदारी से संबंधित न्याय के कार्य देखेगी। तो इस एक्ट के अनुसार 1774 में कलकत्ता में पहली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसमें क्या था, एक चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की जो संरचना थी उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस मतलब न्यायाधीश होते थे। तो जो पहले चीफ जस्टिस, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे, उनका नाम सर एलिजा इम्पे था। सवाल बनते हैं, लगातार बनते हैं कि जो पहली सुप्रीम कोर्ट बनाई गई 1773 के एक्ट के द्वारा, उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे। तो उसमें एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस थे और 3 जो जस्टिस थे, जो न्यायाधीश, 3 न्यायाधीश थे। पहले न्यायाधीश, उनमें चैम्बर्स, लिविंस्टर और हाइड, ये 3 न्यायाधीश थे। तो 4 कुल न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जस्टिस थे। इससे ये कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की पहली संरचना यही थी। यहां से भी सवाल बनते हैं, लगातार पूछा जाता है कि पहला चीफ जस्टिस कौन था। यहां से भी सवाल बनाया जाता है कि जो पहली परिषद बनी गवर्नर जनरल की, उनके 4 सदस्यों के नाम पूछे जाते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण प्रावधान। अब सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार संरचना तो आप जान गए। सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकार क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र को सपरिषद गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के अधीन था। उसके निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती थी, उसके परिषद के द्वारा लिए गए निर्णयों को। उसके साथ साथ जो उस समय तत्कालीन कंपनी के जो पदाधिकारी थे, वो भी अपने शासकीय कार्यों के लिए, न कि प्राइवेट, निजी नहीं, शासकीय कार्य, जो वो कंपनी के पदाधिकारी होने के लिए जो शासकीय कार्य करते थे, उनके लिए वो किसके लिए जिम्मेदार थे, सुप्रीम कोर्ट उनके इन मामलों को भी देख सकता था। अब इन प्रावधानों पर मैं जोर क्यों दे रहा हूं,
मैं क्यों कह रहा हूं कि सपरिषद गवर्नर जनरल इसके अधीन था, मैं क्यों कह रहा हूं कि कंपनी के पदाधिकारी इसके अधीन थे, क्योंकि यही समस्या उत्पन्न होगी जिसके कारण आगे के अधिनियम ले आए जाएंगे। तो इसकी चर्चा आगे जब हम 1781 1784 के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट रूप से हम बताएंगे कि किस समस्या की वजह से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कॉन्ट्रडिक्शन थे, जो विरोधाभास थे, उन्हीं की वजह से फिर आगे के एक्ट आए थे। तो ये आप जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की अधिकार क्षेत्र कहाँ तक था, पूरा सपरिषद गवर्नर जनरल और उसके साथ साथ कंपनी के पदाधिकारी, ये सभी उसके अधीन आते थे। इसके साथ साथ इस न्यायालय के विरुद्ध जो अपील होती थी वो प्रिवी काउंसिल में अपील हो सकती थी। इसका एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये था, हमने अभी चर्चा की कि द्वैध शासन जो 1765 से 1772 तक चला, उस द्वैध शासन में के दौरान बंगाल में व्यापक भ्रष्टाचार था और बिना लाइसेंस के कंपनी के लोग उसका मतलब व्यापार किया करते थे, जिससे कंपनी को नुकसान होता था। तो अब यहाँ इस रेगुलेटिंग एक्ट में कह दिया गया कि अब बिना लाइसेंस के कोई भी कंपनी का कर्मचारी व्यापार नहीं कर सकता था, और साथ ही साथ व्यक्तिगत उपहारों को लेने के लिए इस एक्ट में प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब कोई भी जो व्यापारी है वो किसी भारतीय से या किसी से अब उपहार नहीं ले सकता। अब इसके बाद तब ये चीजें आई। अब हमने कहा अब इसमें क्या विरोधाभास था, हमने कहा इन्हीं विरोधाभासों से, क्योंकि नए कानून तभी बनाए जाते हैं जब कहीं कोई समस्या होगी। पुराने कानून में जब कोई समस्या आएगी तभी नया कानून बनाया जाएगा। तो यहाँ समस्या थी, क्या समस्या थी? दो समस्याएं यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं जिनको दूर किया गया 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट से और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। ये दो एक्ट आगे ले आए जाएंगे जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनको दूर करने के लिए। अब समस्या देखिए कहाँ थी। समस्या एक थी, कहा गया कि बंगाल का गवर्नर, सपरिषद मतलब 4 उसके सदस्य और गवर्नर, ये क्या करेंगे, ये बहुमत के आधार पर निर्णय लेंगे कि बंगाल और अंग्रेजी क्षेत्र को कैसे चलाया जाए। अब यहाँ जो 4 सदस्य थे, इन 4 सदस्यों में के बाद एक गवर्नर जनरल था। अक्सर ये स्थिति आ जाती थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के निर्णय बहुमत के आधार पर पूरे नहीं हो पाते थे। मतलब 3 सदस्य एक तरफ हो जाते थे, 4 सदस्य कभी कभार एक तरफ हो जाते थे और वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ और करना चाहता था। तो इस वजह से ये समस्या आई। दूसरी समस्या क्या थी? कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत सपरिषद गवर्नर जनरल को रखा गया था और कंपनी के पदाधिकारियों को रखा गया था। अब कभी कभी सपरिषद गवर्नर जनरल के निर्णयों और कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता था, जिससे क्या होता था, कंपनी के व्यापार वाणिज्य में नुकसान होता था। कंपनी के पदाधिकारी कुछ कार्य व्यवहारिक रूप से करना चाहते थे जिसे कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट रोक देती थी, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास आ जाता था, तो जिससे कंपनी को नुकसान होता था। मूलतः कंपनी यहाँ न्याय करने तो आई नहीं थी, कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी और उसको किसी भी तरीके से अपना व्यापार पूरा करना था। तो इन समस्याओं की वजह से फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट ले आया गया। ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई जिससे यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में वो कॉन्ट्रडिक्शन आता था, उसके लिए ब्रिटिश संसद ने 2 समितियां बनाई। एक समिति बनाई प्रवर समिति और दूसरी बनाई गुप्त समिति, सेक्रेट कमेटी। इन दोनों कमेटियों को जांच के लिए भारत की परिस्थितियों पर ध्यान रखने के लिए बोला गया। अब इसमें जो प्रवर समिति थी, प्रवर समिति के अध्यक्ष थे एडमंड बर्क। एडमंड बर्क ने ये संस्तुति दी कि एक एक्ट दिया जाए जिससे इसके कुछ विरोधाभासों को दूर किया जाए, कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को कम किया जाए। तो इनकी संस्तुति के, एडमंड बर्क की संस्तुति पे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, एडमंड बर्क की प्रवर समिति की संस्तुति पर आया। इसमें क्या किया गया, हमने कहा जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा उसी पे नया कानून बनाया जाएगा। इसमें किया क्या गया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित किया गया। मतलब अब क्या कहा गया, अब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से सपरिषद गवर्नर जनरल को बाहर कर दिया गया। कहा गया कि अब सपरिषद गवर्नर जनरल जो है वो अपने निर्णयों के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह या जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अब उनके मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। उसके साथ साथ पदाधिकारियों को भी कहा गया, सपरिषद गवर्नर जनरल तथा कंपनी के पदाधिकारियों को भी उनके शासकीय कार्यों के लिए इनके सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता से बाहर निकाल दिया।
ठीक है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज़ कही गई जिसपे एडमंड बर्क और वॉरेन हेस्टिंग्स दोनों का जोर था कि जो भारतीय रीति रिवाज और संस्कृति है, भारतीय रीति रिवाज है, संस्कृति है, इनको ध्यान में रख के कानून बनाए जाएं, ध्यान में रख के कानून बनाए जाएं, जिससे मतलब रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए करना था। तो मतलब ब्रिटिश कानून जो थे उनको रीति रिवाजों के आधार पर बनाया जाए जिससे भारतीयों की भावना आहत ना हो सके। अब हम लोग 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं। जैसा कि पहले चर्चा हुई कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो विरोधाभास थे उन्हें दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लिया गया। ये अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। 2-3 बिंदु से लगातार प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो छोटी परीक्षा हो या कोई बड़े स्तर की परीक्षा हो, जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या फिर आपके सिपाही या बीएड, टीईटी, इन सभी में ये प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। इसमें पिट्स इंडिया एक्ट के पहले की परिस्थिति ये जान लीजिए। लॉर्ड नॉर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार इंडिया बिल के मामले पर गिर चुकी थी। ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है कि पहली बार भारतीय मामले पर कोई ब्रिटिश सरकार गिर गई। इसमें हुआ क्या, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स ने एक इंडिया बिल पेश किया ब्रिटिश संसद में, जिसमें कि उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हो सका। और आप लोग जानते हैं कि अगर संसद में आपको बहुमत प्राप्त ना हो तो सरकार को अल्पमत मान लिया जाता है और सरकार गिर जाती है। तो लॉर्ड नॉर्थ की सरकार इंडिया बिल के मामले पर गिर गई। ये पहला और अंतिम मौका था जब भारतीय विषय पर इंग्लैंड में कोई सरकार गिर गई। तो ये महत्वपूर्ण क्षण है इतिहास का, जिसके लिए इससे प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ के प्रधानमंत्री जो बने वो विलियम पिट बने। तो विलियम पिट ने एक 84 में अधिनियम जो ले आए, इसी वजह से इस अधिनियम कहा जाता है 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट। तो विलियम पिट प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये बिल लाया गया, जिसका सबसे प्रमुख प्रावधान ये था कि अब कंपनी के प्रशासनिक, राजनैतिक और व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। अभी तक क्या था, कंपनी ही राजनीतिक और व्यापारिक दोनों क्रियाकलाप देखा करती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वही पूरा उसको व्यवस्थित रूप से देखते थे और गवर्नर उनके द्वारा बनाए गए उसको से शासन करता था। अब क्या कर दिया गया, कंपनी के राजनीतिक तथा व्यापारिक क्रियाकलाप अलग अलग कर दिए गए। उसमें व्यापारिक क्रियाकलाप अब कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा देखा जाएगा, जो व्यापारिक क्रियाकलाप होंगे, और राजनीतिक क्रियाकलापों को देखने के लिए एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है कि किस ब्रिटिश एक्ट के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। तो एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई और जो कंपनी के सैनिक, असैनिक तथा राजस्व संबंधी कार्य ये परिषद देखती थी। इस परिषद में कुल 6 सदस्य होते थे। इन 6 सदस्यों को नियुक्त करना और इन 6 सदस्यों को पदच्युत करने का अधिकार ब्रिटिश सम्राट के पास था। तो ये एक महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बिंदु है इस पिट्स इंडिया एक्ट का, जिसमें कि एक नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात कही गई है। उसके पश्चात हमने बताया था कि 1773 में एक विरोधाभास ये था कि गवर्नर जनरल और उसके जो परिषद के 4 सदस्य थे उनके बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये समस्या आ जाती थी कि 3 सदस्य एक तरफ हो जाते थे और गवर्नर जनरल और एक सदस्य एक तरफ रहता था, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल के निर्णय प्रभावित हो जाते थे और पारित नहीं हो पाते थे। तो इस एक्ट में इस विरोधाभास को समाप्त करने के लिए क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों को, जो 4 की संख्या थी, उसको कम करके 3 कर दिया गया। अब इसमें क्या होता था कि अगर परिषद का एक भी सदस्य गवर्नर जनरल के फेवर में होता था तो 2-2 से फैसला टाई हो जाता था और उसके बाद गवर्नर जनरल का ये विशेषाधिकार था कि वो टाई हुए मामलों में क्या निर्णय लेगा। तो गवर्नर जनरल अपने काम करा ले जाता था, अपने द्वारा सोचे गए नियम कानून पारित करा ले जाता था। तो ये गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या, परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। इसके बाद क्या किया गया, अंग्रेजों के अवैध व्यापार को या अवैध कार्यों के लिए इंग्लैंड में एक अलग से कोर्ट स्थापित की गई कि जिसमें जो यहाँ पे भारत में जो अंग्रेज अवैध कार्य करेंगे उसके लिए वहाँ सुनवाई होगी।
इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, इस एक्ट में पहली बार कंपनी के अधीन जो क्षेत्र था, कंपनी के अधीन जितना क्षेत्र था उसको अब कहा गया कि ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। मतलब ये ब्रिटिश संसद ने ये कहा कि जो कंपनी के अधीन क्षेत्र हैं उन्हें कहा गया कि ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। इसका मतलब ये समझिएगा कि ब्रिटिश संसद अब भारत में कंपनी के क्रियाकलापों पर नियंत्रण कर रही थी और उसके साथ साथ अब ब्रिटिश संसद ये दिखाना चाह रही थी कि ये कंपनी का नहीं बल्कि ब्रिटिश संसद का क्षेत्र है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जो महत्वपूर्ण एक्ट आया वो था 1786 का एक्ट। इस एक्ट के आने के समय भारत में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस बनकर आया। कॉर्नवालिस का यह मानना था कि जो भी गतिरोध इसमें हैं, पिछले अधिनियमों के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, उनको समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल को 2 शक्तियां और दी जाएं, ऐसा उसका मानना था। और ऐसा उसने अपना पक्ष ब्रिटिश संसद के सामने रखा था। उसने कहा था कि जो परिषद के साथ विरोधाभास है उसको समाप्त करने के लिए गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को निरस्त कर सके और साथ ही साथ सेनापति के अधिकार और उसकी शक्ति गवर्नर जनरल में ही निहित कर दी जाए। और 1786 के एक्ट के द्वारा इन दोनों चीज़ों को मान लिया गया कॉर्नवालिस के लिए। तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को अब निरस्त कर सकता था। मतलब इससे पहले जो 4 सदस्यीय परिषद थी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम, उसके बाद उसको घटाकर 4 से 3 कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इसमें क्या हुआ कि अब जो 3 परिषद के सदस्य थे उनके साथ भी अगर कोई विरोधाभास हो तो विशेष परिस्थितियों में गवर्नर जनरल अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करके अपने निर्णय या उन निर्णयों को रद्द कर सकता था, समाप्त कर सकता था। उसके बाद गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट में आप देखेंगे कि जो 4 से 3 सदस्य किए गए थे, 4 परिषद के सदस्य थे, उसमें से 3 कर दिए गए परिषद के सदस्य, उनमें एक सेनापति भी था। अब कॉर्नवालिस के आने पे इस 1786 के एक्ट के द्वारा सेनापति की शक्ति को भी गवर्नर जनरल में ही निहित कर दिया गया। तो इस वजह से एक तरीके से गवर्नर जनरल के हाथ में अब केंद्रीकृत शक्ति आ गई और वही अब हर चीज़ के लिए जिम्मेदार हो गया। तो ये केंद्रीकरण हुआ एक तरीके से गवर्नर जनरल के पक्ष में 1786 के एक्ट के द्वारा। इसके बाद आया 1793 का एक्ट। इसमें कॉर्नवालिस चला गया। इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक ही बिंदु है कि इसमें एक निर्णय ये पारित किया गया कि जो नियंत्रण परिषद के सदस्य हैं, जो नियंत्रण परिषद स्थापित की गई थी, उसके जो सदस्य हैं, नियंत्रण परिषद के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से जाने लगा। तो ये है 1793 का वेतन और इसके एक्ट। और इसके बाद एक चीज़ ये कर दी गई कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को बढ़ा दिया गया, एक अधिकार को। मतलब अब 1793 से 1813 तक केवल अकेले कंपनी ही भारत के साथ व्यापार कर सकती थी। तो ये एकाधिकार कंपनी का और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पीछे भी एकाधिकार कंपनी के ही पास था। अब परिस्थितियां बदली। 1820 वर्षों के लिए एकाधिकार बढ़ाया गया था, जो कानून आ गए। अब उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जिससे भारत में व्यापारिक परिस्थितियों में, प्रशासनिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। तो ये जो है, इससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति के पहले के अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियमों में से एक है 1813 का चार्टर एक्ट। ये किन परिस्थितियों में आया, ये समझना जरूरी है। पहली चीज़ क्या थी 19वीं शताब्दी में, कि 19वीं शताब्दी में विश्व में व्यापारिक माहौल और ऊपर बढ़ चुका था। औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे आ गई थी। औद्योगिक क्रांति खूब प्रारंभ हो गई थी। दूसरी चीज़, भारतीय व्यापार से कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लोगों ने इतना पैसा कमाया कि वहाँ पे ब्रिटेन में वो अपने समृद्ध वर्ग के लोगों से भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए। तो इन सब को देखकर ब्रिटिश नागरिकों ने तथा अन्य कंपनियों ने एक सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि केवल भारत के साथ केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक जो एकाधिकार हैं उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त, और ये व्यापार सबके लिए खोल दिया जाए।
और इसी समय दूसरी परिस्थिति क्या थी, इसी समय उदारवादी व्यवस्था, व्यापार वाणिज्य के प्रसार के साथ साथ उदारवादी विचार और उदारवादी व्यवस्था ये विश्व के पटल पर आ रहे थे। उदारवादी दृष्टिकोण जो है वो लेसेस फेयर के सिद्धांत का समर्थन करता है, मतलब सरकार को अहस्तक्षेपकारी होना चाहिए, मतलब सरकार को किसी भी चीज पे इतना ज्यादा नियम कानून नहीं लगाना चाहिए कि जिससे प्रतिस्पर्धा की और किसी व्यक्ति की जो क्षमता है उसको नियंत्रित किया जा सके। तो ये लेसेस फेयर का सिद्धांत भी यूरोप में बहुत तेजी से अपनी जड़ जमा रहा था। तो इन सभी परिस्थितियों के आलोक में ये चार्टर एक्ट भेजा गया 1813 का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है। और इसमें सबसे पहला काम क्या किया गया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब क्या था कि जैसे आपको बताया गया कि 1793 के एक्ट में क्या कहा गया, 20 वर्षों के लिए कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बढ़ा दिया गया, लेकिन 1813 में इस व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि अब केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार होगा। मतलब ये हुआ कि अन्य सभी क्षेत्रों में चीन जो देश है उसके साथ व्यापार अब केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, वहां एकाधिकार रह गया। और दूसरा चाय के व्यापार के साथ, चाय का जो व्यापार था चाहे वो भारत का था या इंडोनेशिया से था या फिर चीन से चाय का व्यापार था, चाय के व्यापार पर और चीन के व्यापार पर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में इनका जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, कंपनी के एकाधिकार को चाय और चीन को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में समाप्त कर दिया गया। इसके बाद गवर्नर जनरल के द्वारा अब जो कानून बनाया जाता था, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के साथ जो कानून बनाता था उसको अब अधिनियम कहा जाने लगा, एक्ट कहा जाने लगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए कानून अब अधिनियम कहे जाने लगे, महत्वपूर्ण प्रावधान है। फिर अभी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होने की बात हुई, इसके साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान था, अब ईसाई मिशनरियों को भारत में आकर अपने धर्म प्रचार की भी छूट दे दी गई। मतलब अब ईसाई मिशनरी यहाँ आते और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार वो भारत में कर सकते थे। ये भी सवाल लगातार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रसार के लिए मिशनरियों को छूट प्रदान की गई। तो ये क्या था, 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें ईसाई मिशनरियों को छूट प्रदान कर दी गई। उसके बाद जो अन्य एक महत्वपूर्ण प्रावधान था जो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसी अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि अब कंपनी भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करेगी। 1813 में ये बात कही गई कि अब 1 लाख रुपए कंपनी खर्च करेगी, किसके लिए, भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये भी पूछा जाने वाला पॉइंट है जो लगातार पूछा गया है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में ये था कि अब भारत में जो भी अंग्रेज यहाँ आके बसना चाहते थे उनको अब नियंत्रण परिषद से, जो नियंत्रण परिषद पीछे बताया गया है कि नियंत्रण परिषद जिसके 6 सदस्य थे, उस नियंत्रण परिषद के साथ क्या करना था, एक लाइसेंस लेना था। तो भारत में आकर बसने वाले अंग्रेजों को नियंत्रण परिषद से एक लाइसेंस का प्रावधान दिया गया कि बिना लाइसेंस लिए अब भारत में जाकर आप बस नहीं सकते, व्यापार नहीं कर सकते। तो ये कहा गया कि एक लाइसेंस लेंगे, किससे, नियंत्रण परिषद से। उसके बाद जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं होती हैं, जैसे वर्तमान में पंचायतें हैं, जैसे वर्तमान में नगर पालिकाएं हैं, ये इनको करारोपण का अधिकार है, ये कर आरोपित कर सकती हैं। उसी प्रकार उस समय, हालांकि इस स्थिति में मजबूत स्वायत्त शासी संस्थाएं नहीं थीं, लेकिन जो भी स्वायत्त शासी संस्थाएं थीं उनमें स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया कि वे स्वायत्त शासी संस्थाएं अपने क्षेत्र में करारोपण कर सकती हैं। तो 1813 का ये चार्टर एक्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम 1833 के चार्टर एक्ट और 1853 के एक्ट के विषय में पढ़ेंगे, जो कि 1857 की क्रांति के पहले आने वाले अधिनियमों में महत्वपूर्ण हैं। उसके पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात आप लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ हुआ। तो उसके बाद 1858 के अधिनियम को हम दूसरे पार्ट से शुरू करेंगे। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा वो 1833 और 1853 के अधिनियमों पर होगा।